और सर जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, कई बार ये भी देखा जाता है कि उनकी स्किन पर ब्रूसिंग जैसा दिखता है या उनकी स्किन ना हील बहुत धीरे-धीरे होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो जब लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो लीवर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। 500 फंक्शंस जो लीवर कर रहा है, उसमें एक सेट ऑफ फंक्शंस जो है वो है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। ऑब्वियसली जब लीवर डिजीज है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ब्लीडिंग की एक टेंडेंसी आ जाती है। तो जब भी हम ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, प्लस दूसरा रीजन ये भी है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं, उनके नंबर्स भी सिरोसिस में कम हो जाते हैं। ये भी काफी कॉमनली देखा जाता है। पेशेंट्स जब ब्लड के टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मैंने बताया अभी, जो पोर्टल प्रेशर है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो हो गया है। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शंस बढ़ जाता है। प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है, इस कारण से प्लेटलेट्स के नंबर कम हो गए। अब जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के फर्स्ट स्टेप में प्लेटलेट्स यूज होते हैं। अब उनके नंबर कम है तो इजी ब्रूजिंग ऐसे पेशेंट्स में देखी गई है। तो ऐसे लोगों में अगर फॉर एग्जांपल उनको चोट लग जाए तो उनका जो ब्लड है वो भी आसानी से रुकता नहीं है? रुकता है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है? हाँ, जैसे जैसे डिजीज सीवियर होती जाएगी वो प्रॉब्लम और ज्यादा होती जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑल्दो लिवर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और उसकी कमी हो रही है लिवर के प्रॉब्लम्स के कारण, बट लिवर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है। अच्छा। हाँ, तो अगर लिवर की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। वो एक नए बैलेंस पे है, जहां पे क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस, दोनों ही कम लेवल पे आ गए। अब ये है कि आप इस बैलेंस को ट्रिप कैसे करते हैं, इस बैलेंस को बिगाड़ते कैसे हैं। जैसे ही ब्लीडिंग होगी, दिस बैलेंस विल ट्रिप और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी दिखने लगेगी और इसलिए वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी के वुंड्स भी अच्छे से हील नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है लीवर सिरोसिस का। और लिवर सिरोसिस में इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाती है। अच्छा, कम हो जाए, मतलब वो अपनी ही सेल्स से को एज अ लाइक डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाती है। दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ओके, यहाँ पे है कि आपका डिफेंस सिस्टम ही ओवरऑल कम हो गया है। ओह, इम्यूनिटी की लेवल ही कम हो गई, इसलिए सिरोटिक्स पेशेंट्स में इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। दे आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, क्योंकि लिवर में भी बहुत सारे सेल्स ऐसे बनते हैं जो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। सर हमने ना पहले अल्कोहल के बारे में बात की थी। आपने बताया था कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पर होते हैं कि उनका लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हाँ। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्मोकिंग का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारे लंग्स पर पड़ता है, लीवर पर नहीं पड़ता। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? स्मोकिंग का हमारा असर जो है वो लीवर पे भी पड़ता है? देखिए, ऐसा कहना कि स्मोकिंग का लिवर पे कोई असर नहीं होता, ये गलत है। बिल्कुल असर होता है, खासकर वो जो अल्कोहल भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी ले रहे हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसे पेशेंट्स में स्मोकिंग हैज इंडिपेंडेंटली अफेक्टेड द लिवर, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्कोहल इनटेक। तो स्मोकिंग का यस इफेक्ट है लिवर पे भी, लिवर की इंजरी करता है वो। सर लीवर जो सिरोसिस है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है? कैसे पता किया जा सकता है बॉडी में कि लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है? एक तो पेशेंट्स के सिम्टम्स है कि पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे मैंने बार बार बताया कि जॉन्डिस है। जैसे ही आपके आंखों में पीलापन आया, स्किन में पीलापन आया, पेशेंट खुद ब खुद समझ जाता है। पेट में दर्द शुरू हुआ अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो, और दबाने पे भी यहाँ पे दर्द हो रहा है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन जहाँ पे लीवर होता है हमारा, तो ये सब इंडिकेट करता है कि कुछ तो प्रॉब्लम लिवर के साथ है। तो हम बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं। उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में जैसे बिलिरुबिन होता है, लिवर के एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पॉपुलरली एसजीओटी, एसजीपीटी बोलते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोलते हैं, गामा जीटी बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं। ये सब लिवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं
कि क्या हमें लिवर के जो बनावट है उसमें कोई अंतर दिख रहा है। जैसे हमने सिरोसिस की बात की, तो क्या जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो क्या हमें वो गांठें दिख रही हैं अल्ट्रासाउंड में या नहीं। तो हम उससे भी पता करते हैं कि यस लिवर में प्रॉब्लम है। या सपोज किसी को अक्यूट हेपेटाइटिस मतलब एकदम से लिवर में हेपेटाइटिस हो गया, जनरली जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण होता है। तो उसमें लिवर बड़ा हो जाता है, सूजन दिखती है, ये सब हम देख सकते हैं और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट देख के बता सकते हैं कि अक्यूट हेपेटाइटिस जैसा लिवर दिख रहा है। ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर एकदम से अल्ट्रासाउंड में या फैटी लिवर है वो भी हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। बहुत कॉमन फाइंडिंग है, आप 10 अल्ट्रासाउंड देखेंगे उसमें से 5 में फैटी लिवर दिखेगा आपको लिखा हुआ। ग्रेड 1 उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा फैट है लिवर में। अल्ट्रासाउंड फाइब्रोसिस नहीं बता सकता। जैसे जब हम फाइब्रोसिस के फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तो सिरोसिस है वो तो दिखेगा नोड्यूल्स की तरह, लिवर के आर्किटेक्चर में जो चेंज है, जो ग्रॉस लिवर में चेंज है वो दिख जाता है। लेकिन उससे पहले के स्टेजेस के लिए हम एक टेस्ट होता है उसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, जिसमें हम लिवर में कितना फाइब्रोसिस है इसको मेजर करते हैं। इसको हम ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी बोलते हैं। तो साउंड वेव से हम उसकी क्या रेजिलियंस है लिवर की, अगर स्टिफ हो गया है तो उसकी स्कोरिंग होती है वो हम देखते हैं। उससे भी लिवर की प्रॉब्लम या लिवर डिजीज का डायग्नोसिस होता है। सिरोसिस का हमने बहुत डिस्कशन किया कि सिरोसिस कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मेन क्या क्या कॉजेज हैं, और आपने अर्ली साइंस जो लोगों को इग्नोर नहीं करने उनके बारे में बात की। अब अगर हम इसके थोड़े ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कैसे सिरोसिस को ट्रीट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस कारण से सिरोसिस हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज अगर मैं ओबेसिटी से शुरू करूं, तो अगर ओबेसिटी रीजन है सिरोसिस होने का तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, राइट? ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम उसी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिरोसिस हो जाएगा। तब भी कंट्रोल नहीं किया तो सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन विल स्टार्ट। कॉम्प्लिकेशन बोलने का मतलब है कि अब पेट में पानी आ रहा है, खून की उल्टियाँ हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, दिमाग पे बेहोशी जैसा हो सकता है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको वो अवॉइड करना है, उस सिचुएशन में नहीं जाना है, तो मेन जो कारण है उस कारण को डील करना होगा। अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो हेपेटाइटिस बी सी का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को बंद कीजिए। एक बार सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, देन ट्रीटमेंट मेडिकल से सर्जिकल हो जाता है, देन लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ना अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ मेडिसिन होती हैं कि सिर्फ सिरोसिस है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए फर्दर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉज है उसको ट्रीट करना, तो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो गया। अब ठीक है, हो सकता है आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट अब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिर्फ सिरोसिस में भी मीडियन सर्वाइवल 10 से 15 साल तक है। अच्छा, अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट कराया तो 15 साल आपका लाइफ स्पैन काइंड ऑफ जो लीवर का है वो बढ़ जाता है? हाँ, हम इसको ऐसे समझते हैं, बढ़ जाता है नहीं, मेंटेन रहेगा उतना। अच्छा, मेंटेन रहेगा, ओके। तो उसको ऐसे समझना है कि अगर हमने टाइमली ट्रीटमेंट कर लिया, सिर्फ सिरोसिस है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं आए हैं, देन यस यू कंटिन्यू द मेडिकल ट्रीटमेंट और सब ठीक रहेगा, सब ठीक ठाक चलेगा। सिरोसिस के भी स्टेजेस होते हैं। अच्छा। स्टेज 1 to 4 तक चलता है। तो अब मान लीजिए स्टेज 1 की सिरोसिस है तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने कुछ नहीं करने का मतलब आपने रेगुलर फॉलो अप विद द डॉक्टर रहना है, ताकि अगर कोई भी चीज़ नई डेवलप हो रही है या डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेशन मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सके और उसके अनुसार ट्रीटमेंट दे सके। जैसे सिरोसिस में क्या है कि लिवर हार्ड हो जाता है, तो लिवर को जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है फिर, बिकॉज जिस ऑर्गन से जाना है उसको होके वो काफी हार्ड हो चुका है, मतलब ब्रेक लगता है बहुत एक तरह का ब्रेक लगता है। तो जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हम कहते हैं किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब वहां पे भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसी तरह लिवर में जो ब्लड सप्लाई जाती है उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उस पोर्टल हाइपरटेंशन के इफेक्ट आते हैं बॉडी में। उसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है
कि दिमाग पे असर आना और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ना। तो जो हमारी खाने की नली है उसके नीचे जहाँ पे स्टमक और खाने की नली जुड़ती है, वहाँ पे छोटे छोटे वेन्स होते हैं। वो वेन्स बड़े हो जाते हैं अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, तो वो प्रेशर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओह, मतलब ये आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। यस। और वो नसें फूल जाती हैं जिसको हम हम्म। इसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल वेन्स, दे आर अनसपोर्टेड वेन्स। मतलब उस वेन्स को उतना सपोर्ट नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो फट जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम वेरिसियल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो एंडोस्कोपी करके फिर बैंड करते हैं, ये सब करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वेराइसिस बना है तो आप एंडोस्कोपी करके उस पर बैंड लागेशन पहले ही कर सकते हैं। या उसके लिए मेडिसिन होती हैं जिससे पोर्टल का प्रेशर को कम किया जा सकता है। ये सब मेडिसिन आप लेके उस इवेंचुअलिटी को रोक सकते हैं। नाउ यू कम टू द स्टेज 2, जहाँ पे अब पेट में पानी आ गया है, ठीक है, या आपके दिमाग पे असर आ रहा है और ये सब आ रहा है, उसके लिए भी मेडिसिन हैं। वो मेडिसिन लेके भी काफ़ी टाइम तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको हम डायरेटिक्स बोलते हैं, वो अगर आपके पेट में पानी है तो उसको यूरिन के थ्रू उस पानी को निकाला जा सकता है। थोड़ा सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा वाटर का रेस्ट्रिक्शन होता है, ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में आता है और उस तरह से आप उसको कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड जा रही हैं चीज़ें, मतलब अब मेडिकल मैनेजमेंट से भी काम नहीं चलेगा, नाउ यू नीड लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ऑल्सो सर, लीवर सिरोसिस में मेजरली ये भी देखा जाता है कि जब हम उसको ट्रीटमेंट की बात आती है तो लोग ना अलग अलग तरीके के होम रेमेडीज या फिर ड्रिंक्स उनका भी कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप ये चुकंदर का जूस पी लो या फिर आप गाजर का जूस पी लो, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में लीवर डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ होती है? ऐसा कोई डिटॉक्स तो नहीं होता है, पर गाजर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, चुकंदर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, पर आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि इससे मेरी जो लिवर डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा। सर, लीवर में यूजुअली हम बोलते हैं कि हमारा जो खान पान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को लीवर अपना हेल्दी रखना है उनको क्या चीजें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है और क्या चीजें जो अवॉइड करनी है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो लोगों को ऑलरेडी लीवर सिरोसिस है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या चीजें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्या क्या अवॉइड करनी है? तो अगर हम डाइट के हिसाब से देखें तो एग्जाम्पल फिर ओबेसिटी का ही आएगा। ठीक है, कि फैटी लिवर हो रहा है और वो ये सामने हमारे एग्जाम्पल है कि कैसे आपकी डाइट जिसके कारण ओबेसिटी आपको हो रहा है वो आपके लिवर को इफेक्ट कर रहा है और वो फिर सिरोसिस कर सकता है आपको, फिर सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी डाइटरी एडवाइजेज हैं वो ओबेसिटी को अवॉइड करने के हिसाब से हैं। अब हमें ओबेसिटी हो क्यों रही है पहले हम ये देख लेते हैं। जो हमारे आसपास जो है ना, अब काफी एनर्जी डेंस फूड है, बहुत इजीली अवेलेबल है, एबंडेंस में अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, चीप भी है और उसका जो साइज है, पोर्शन है, वो भी बहुत बड़ा है। जैसे एक बर्गर खाते हैं ना, जो साइज है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके बॉडी में एनर्जी को पॉजिटिव बैलेंस की तरफ ले जा रहा है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए फैट है और इस तरह से फैट बढ़ रहा है। तो जो हमारा पहला जो एडवाइस होता है कि आप ऐसे फूड खाएं जो एनर्जी डेंस नहीं है, ऐसी जो खाने का जो पोर्शन है उसको थोड़ा छोटा करें, फाइबर्स को इंक्रीज करें, ये सब चीजें करें। ऐसे क्या फूड्स हैं, जैसे आप जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप स्किम्ड मिल्क लीजिए जिसमें फैट कम किया हुआ वाला मिल्क लीजिए। अगर आप ग्रेन्स खा रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं तो होल ग्रेन्स लीजिए। होल ग्रेन्स लाइक ओट्स है, व्हीट फ्लोर है या आप ब्राउन राइस है, ये सब चीजें लीजिए। अगर आप ऑयल का यूज कर रहे हैं तो पाम ऑयल का यूज ना करें, क्योंकि ये इनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज्यादा होता है। हाँ, सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होते हैं, लेकिन ये इतना ही इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि ये चीप होते हैं। चीप होते हैं,
दे आर इजिली अवेलेबल, इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, आपको ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, और इनमें टेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इन सब के कारण और वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए हमें वो नहीं लेना है, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। ये तो हो गया कि जो आप फूड को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप फूड ले रहे हैं तो आपको टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाना है। अच्छा। अगर आप घर में अपने प्लेट का साइज भी छोटा कर देते हैं, उससे भी इफेक्ट आता है। उससे कैसे असर पड़ता है सर? आपका पोर्शन साइज छोटा हो जाता है, राइट। अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, साइकोलॉजिकल ज्यादा है ये। हाँ, तो हमारी बॉडी में क्या है कि जो भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को कॉज करते हैं, राइट, जो हमें कहते हैं ना कि कुछ जेनेटिक का भी रहा होगा इफेक्ट, अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में बोले, तो उन सब का जो फाइनल इफेक्ट है वो ये है कि वो ब्रेन को कहता है कि आप खाना खाओ अच्छे से, और खाना खाने के बाद जो पेट भरने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। अच्छा। तो आप खाना भी ज्यादा खाओगे, आपकी सैटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको उसको जीतना है, उसके आगे बढ़ना है, तो उसका तरीका है कि आप प्लेट साइज को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, ऐसी जगह बैठ के ना खाएं जहां ओवर ईटिंग के चांसेस हो, जैसे टीवी के सामने बैठ के खाना, ये सबको अवॉइड करें। तो ये तो डाइट से रिलेटेड चीज हो गई, मतलब आपको इनटेक को कम करना है। देन खर्च भी तो करना है, पैसे तो आ रहे हैं अकाउंट में, आपने कम कर दिया लेना, पर अब जो है उसको खर्च भी करना जरूरी है। दैट्स वेयर द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कम्स। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अच्छा। अब फिजिकल एक्टिविटी का क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बहुत ही सिंपल है। अगर आप वीकली हर दिन आधे घंटे की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, दैट इज इनफ, इतना ही काफी है। अब यह है कि आप किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं या विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब मॉडरेट बोले तो मॉडरेट भी बहुत आसान है समझना। आप जैसे काम से वापस आए, आप घर के कुछ काम कर लो, दैट कम्स इन मॉडरेट एक्टिविटी। सुबह आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, यू डोंट हैव टू रन, जस्ट वॉकिंग कर लो, इतनी तेज से आप वॉकिंग करो कि आप एक दूसरे से, अगर दो लोग वॉक कर रहे हैं तो आराम से बात कर पाए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं और आप आधा घंटा 40 मिनट तक ऐसे एक्सरसाइज डेली कर पाते हैं वीकली, दैट इज एनफ। इतना ही काफी है आपके वेट लॉस को, जो फिजिकल एक्टिविटी हमें चाहिए डे टू डे लाइफ में। या आप माइल्ड डांसिंग कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड पे साइकिल चला सकते हैं, सिंपल स्विमिंग कर सकते हैं, इजी स्विमिंग। अगर आपको विगरस, या अच्छा, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं, शाम में आके कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, जो भी है थोड़ा बहुत वो कर लिया, तो इतना काफी है, आधा घंटा बस, ज्यादा नहीं। अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन 200 मिनट्स पर वीक का है। तो उसमें ये है कि आप साइकिल थोड़ा तेज चलाइए, अपहिल चलाइए, डांस थोड़ा विगरस कीजिए, ये सब चीजें, रनिंग कीजिए इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटी से भी ये जो है आपका जो खाने का तो है ही, बट लाइफस्टाइल ओवरऑल आपको चेंज करना है। एग्जैक्टली। और हर एक चीज मॉडरेशन में होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या नहीं खाना है, जो आपको खाना है वही खाना है, बाकी नहीं खाना है। अच्छा, और वो जितना भी खाना है वो भी मॉडरेशन में खाना है। मॉडरेशन में खाना है, बिल्कुल। सर, अभी हमने लीवर सिरोसिस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। हमने लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स पे बात की, कॉजेस पे बात की, इवन उसके जो डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। डाइटरी जो चेंजेस हैं, हैबिट्स हैं, वो कैसे लोगों को अडेप्ट करनी है, उनके बारे में बात की। अब जो मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं लीवर सिरोसिस को लेकर, वो मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहला मिथ ये है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं सिर्फ उन्हीं को लीवर सिरोसिस होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमने इतनी बातें की है। लीवर सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहल इज वन ऑफ द रीजन फॉर सिरोसिस। इसके अलावा वायरल डिजीजेज हैं जो कि बहुत कॉमन है। अब तो जो फैटी लिवर डिजीज है, जिसको हम NAFLD कह रहे हैं, अम्ब्रेला टर्म के अंडर कह रहे हैं, वो भी इन सबको पास करके नंबर 1 पे जा रहा है, और बहुत जगह पे तो नंबर 1 हो चुका है एज अ कॉज ऑफ सिरोसिस। तो अल्कोहल तो बदनाम है, तो मतलब बाकी रीजन बहुत सारे हैं। बिल्कुल, सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही आपको लीवर सिरोसिस नहीं होता, आपकी डाइटरी कुछ हैबिट्स भी हैं जो आपको इसके लिए प्रोन बना सकती हैं। बिल्कुल।